ये आपका आदमी खड़ा है एक वेइंग मशीन में विच इज ऑन अ फ्लैट प्लेन। यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, sir. Sir, try to see what is happening between this man and this weighing machine. Please try to understand this. और कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। देखिए, ये आपकी वेइंग मशीन है और ये हमारा जो आदमी है ये इस वेइंग मशीन पे ऐसे नीचे पुश कर रहा है। डू यू अग्री? Yes, sir. ये क्यों पुश कर रहा है? क्योंकि धरती माता इसको अपनी तरफ पुल कर रही है। डू यू अग्री? Yes, sir. अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर आप किसी चीज को पुश करोगे तो वो चीज भी आपको पुश करेगी ना वापस। यस और नो? Yes, sir. तो अगर ये आदमी इस वेइंग मशीन को पुश करेगा तो यार ये जो वेइंग मशीन है ये भी इसको वापस रिटेलिएट करेगी नहीं करेगी? Yes, sir. डू यू एग्री और नॉट? तो ये जो आदमी है सर आपका, ये जो आदमी है इसको मैं एक डॉट से रिप्लेस कर रहा हूं और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो डॉट है इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अब कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? धरती माता इसको नीचे खींच रही है। किससे? mg से। और ये जो वेइंग मशीन है वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है विच वी रिप्रेजेंट एज नॉर्मल रिएक्शन। मिस्टर यॉन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. पक्का? पक्का sir. सर ध्यान से समझिए, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए बहुत काम की चीज है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन हमने एक टॉपिक करना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन फिर से आएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको इसलिए बोला जाता है, ये जो नॉर्मल है इसका मतलब है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया मिस्टर हुसैन? समझा सर। परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो चीज नहीं समझ आती उसी टाइम रोक लीजिए कि सर नहीं समझ आ, नहीं तो आगे कंफ्यूजन बढ़ेगी कम नहीं होगी। ये देखिए, ये जो आदमी है रैंप पे खड़ा है। रैंप, सबको पता है रैंप क्या होता है? यस सर। रेवंत जी कोई डाउट है रैंप क्या होता है? नहीं सर, नहीं सर. बेटा एक ना चीज आपको थोड़ा सा बात समझनी पड़ेगी कि एक कंफ्यूजिंग चीज जो फिजिक्स में हो जाती है ना, वो फिजिक्स में एक कंफ्यूजिंग चीज ये हो जाती है कि जिसको बोलते हैं ना कि हम जो आए है ना, देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? जैसे अभी आदमी रैंप पे खड़ा है तो मेरी आई सिर्फ रैंप को देख रही है और एज्यूम कर रही है कि जो अर्थ है वो प्लेन है। अर्थ जो है वो प्लेन है। अब मेरे जो आई है वो ये देख रही है। बट जब मैं ये वाली डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये वाली डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो मेरी जो आई है वो स्पेस में चलेगी। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर, समझा। तो ये ना यार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आई का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको आई बना के दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ। इसी तरह कई बार हम सर्कल में घूम रहे होते हैं ऐसे, ये ऐसे सर्कल में घूम रहे होते हैं। ये हमारा जो वो सर्कस का झूला था ना, सर्कस, सिराज जी क्या नाम था इसका? सर्कस फेरी सर स्विंग फेरिस व्हील, स्विंग फेरिस व्हील करके, चलो कुछ भी था। तो हमारी जो आई है सर वो यहाँ पर इसके इस ये जो हमारा इसके अंदर जाके बैठ जाती है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर, समझा। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हमेशा याद रखिए कि आप जो सिचुएशन है वो कहाँ से देख रहे हैं। नहीं समझ में आया? रेवंत जी डाउट है? रेवंत जी डाउट है? No sir. तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हैं, आपकी जो आई है वो इस झूले के अंदर बैठी है। मतलब आई, आप यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, मतलब आप सिचुएशन को इस झूले के अंदर बैठ के देख रहे हैं। जब आप इस झूले के अंदर बैठ के देख रहे हैं तभी आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर आती है जो बाहर की तरफ जा रही है। नहीं समझ में आया? समझा सर. अब जैसे यूजुअली इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनता बोलती है अरे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सूडो फोर्स है, फलाना ढिमकाना, वो सब बातें। बट द पॉइंट इज जो आदमी यहाँ पर अंदर बैठा हुआ है, इस फेरिस व्हील के अंदर बैठा हुआ है, यार उसको तो लगेगा ना कि बाहर की तरफ एक फोर्स मुझे लग रही है। हाँ, जब आप जो आदमी यहाँ पर प्लेन पे खड़ा है
तो आई जब यहाँ से देख रही है, ये वाला आदमी जब इस सिचुएशन को देख रहा है, उसको तो ये समझ आएगा कि यार, उसको तो ये लगेगा कि यार ये तो इनर्शिया है कि जो आदमी है वो एक्चुअली में डायरेक्ट सीधा जाना चाहता है, आदमी जो है वो सीधा जाना चाहता है, बट देयर इज सम फोर्स जो कि उसको घुमा रही है, इसलिए वो बाहर की तरफ जा रहा है। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर, समझा। तो इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए आप इसको बोलते हो कि यार ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसको आप बोलते हो नॉन इनर्शियल। 100 बार की एक बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो सिचुएशन है वो कहाँ देख रहे हैं। आप अगर सिचुएशन रैंप और अर्थ की है तो आपको अर्थ प्लेन नजर आएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल नजर आएगी, बट जैसे ही आप स्पेस में चले गए, अब ये जो है सिचुएशन, उसमें आपकी जो आई है वो स्पेस में है, इसलिए आपको जो धरती माता है वो गोल नजर आ रही है। रेवंत जी नहीं समझ में आ रहा था? समझा सर। तो प्लीज कीप अ ट्रैक। जैसे कैमरामैन जो है, या अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, वैसे तो मुश्किल है बट कभी अगर आपने पढ़ा हो आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में, तो आर्ट ऑफ राइटिंग में पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि नरेटर कौन है। हुसैन जी नहीं समझ में आता? समझा सर। नरेटर कौन है? फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट प्लीज अकोमोडेट कीजिए। अगर मैं नॉवल लिखता हूँ, इफ आई राइट अ नॉवल अबाउट मिस्टर हुसैन, मिस्टर हुसैन रॉक स्टार बन चुके हैं, बहुत बड़े रॉक स्टार बन चुके हैं, तो मैं इनकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। जब मैं इनकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ तो मिस्टर हुसैन, ये तो हुसैन हो चुके हैं, रॉक स्टार है। मिस्टर हुसैन क्या सोच रहे हैं, क्या मुझे पता चलेगा इफ आई एम द नरेटर? हुसैन जी, नहीं सर। यार मैं तो सिर्फ एज्यूम कर सकता हूँ, बट अगर मिस्टर हुसैन जो हैं वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, तो मिस्टर हुसैन जो हैं वो अपनी थॉट्स के बारे में लिख सकते हैं ना? रेवंत जी नहीं समझ में आया? हाँ सर। समझा सर। ओके, आपने क्या किया, जब ऑटोबायोग्राफी लिखते हो तो नरेटर जो है वो सेल्फ होता है, बट यही अगर बायोग्राफी लिखी जा रही है तो हुसैन क्या सोच रहा है, यार आई कैन ओनली एज्यूम, आई एम नॉट 100% श्योर कि हुसैन उस टाइम ये सोच रहा होगा। हुसैन जी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर, समझा। तो यूजुअली अगर आपका कभी इंग्लिश का टीचर अच्छा मिला हो आपको, जो कि मुश्किल है तो उसमें जो इंग्लिश का टीचर है वो ये बताता है कि पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कि मतलब जो नरेटर है वो कौन है, मतलब बाहर का आदमी नरेट कर रहा है सिचुएशन, या आदमी जो खुद है वो नरेट कर रहा है। तो ये यूजुअली आर्ट ऑफ राइटिंग में आता है। बट द पॉइंट दैट आई एम ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि फिजिक्स में भी देयर इज समथिंग, देयर इज एन आई। वो आई कहां पर है, दैट विल टेल यू अ लॉट अबाउट द सिचुएशन। रेवंत जी कोई डाउट है? नो सर। So please don't get confused about कि अरे ये क्या है, ये तो अर्थ, यहाँ पर तो अर्थ प्लेन होगी, बट यहाँ पर इन्होंने अर्थ गोल करके दिखा दी। अरे यार वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम अब उसको स्पेस से देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। उसी तरह इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो आई है वो कहाँ पर है, कौन उस सिचुएशन का सोच रहा है, जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस कहाँ से हो रहा है। हुसैन जी डाउट? नहीं सर, समझा। ओके, तो एक तो ये जरूरी है। अब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंग्लिश लिटरेचर में भी जरूरी होता है और फिजिक्स में भी बहुत जरूरी होता है, दोनों में सिमिलरिटी है। ओके, अब ये देखिए, अब इस केस में थोड़ा बात अगर आप समझ रहे हैं, ये जो नॉर्मल फोर्स आपने बोली थी, नॉर्मल इसलिए बोला था बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज लॉन्ग एज यू वर ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये जो नॉर्मल थी ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ऐसे नजर आ रही थी। बट नाउ व्हेन यू आर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो ये जो नॉर्मल है वो ऐसे नजर आएगी। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर। समझा सर। रेवंत जी पूछिए, शर्माइए मत। नहीं सर, नो डाउट। Why? Because this normal is perpendicular to this surface. अच्छा,
अब दूसरी बात समझ लीजिए यार, मैं जितना भी अभी जो जो भी हम कर रहे हैं उसमें वी ऑलवेज रिप्लेस दिस मैन विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब हम तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये वेइंग मशीन भी बेसिकली मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से करूंगा। तो दिस मैन हु इज सिटिंग, हु इज स्टैंडिंग देयर, आई रिप्लेस दिस मैन विद अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। मैंने बोला कि यार मैं एनालिसिस कर रहा हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैं आदमी, अब ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं आदमी के बारे में, आप पूरे आदमी की डिस्कशन क्यों नहीं करते? आदमी के बारे में डिस्कशन करो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क, सब चीजें आ जाती हैं जो जो हमारे पास अभी अभी हमारे पास वो सब स्किल्स हैं नहीं। जब आएंगे तो हम वो भी एनालिसिस कर लेंगे। अब ये आदमी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये काफी मोटा था, खाते पीते घर का पॉइंट है। तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो सरफेस इस पे लगा रही है। सरफेस क्यों लगा रही है? सरफेस इसलिए लगा रही है क्योंकि ये भी तो उस पे जो सरफेस है या जो वेइंग मशीन है उसको इस साइड पुश कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि ये सरफेस को पुश कर रहा है, तो इसको भी एक रिएक्शन आ रहा है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और एक जो धरती माता जो उसको खींचेगी वो तो नीचे की तरफ खींचेगी ही। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ। तो सडनली मैं क्या करता हूँ, सडनली मैं ये कहता हूँ, अब देखिए डरिए मत, मैं कहता हूँ कि सर मैं पूरी दुनिया को भूल चुका हूँ, सिर्फ एक पॉइंट है जो कि जिसपे एक फोर्स लग रही है mg नीचे, और एक नॉर्मल फोर्स है जो कि लग रहा है यहाँ पर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, रेवल जी आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। अब फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखिए, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। दो लाइन में जो एंगल होता है वही एंगल उन दोनों के परपेंडिकुलर में भी होता है। रेवल जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मैंने फिगर का कचरा कर दिया, मैं अच्छी सी फिगर समझा के बना के आपको समझाता हूँ, क्योंकि आई विल बी यूजिंग दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन। तो फिर हम दोबारा ये डिस्कशन नहीं करेंगे। ये दो लाइंस है माय फ्रेंड्स, इसमें एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है ना वो थीटा है। तो मैं इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ ये, और मैं ये जो लाइन है ना इस पे भी परपेंडिकुलर बनाता हूँ ये। कोई डाउट है? नहीं नाउ सर। क्लेमिंग इज, व्हाट आई एम क्लेमिंग इज, प्रूफ भी किया जा सकता है बट मैं अभी इसका प्रूफ नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं बॉम्बे से स्टार्ट हो गए चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। ये विदाउट प्रूफ आप एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। नहीं समझ में आया? और नहीं समझ में आया? समझा सर। नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी रैंडम लाइन ले लीजिए, ये ले लीजिए, और दूसरी रैंडम लाइन ले लीजिए ये, इसमें एंगल थीटा है। व्हाट आई एम क्लेमिंग इज कि इस पे परपेंडिकुलर बनाइए ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू दिस है, और एक और परपेंडिकुलर बनाइए इस लाइन पे, मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचिए, वो परपेंडिकुलर खींच लीजिए ऐसे। यार बात समझ आ गई? हाँ सर समझा। सो इनके बीच में भी जो एंगल होने वाला है वो कितना होने वाला है? थीटा। कोई डाउट है? रेवाज जी कोई डाउट? नहीं सर। दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड बट आई एम इग्नोरिंग। ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। तो इसमें और इसमें जो एंगल होगा थीटा, वही लाइन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से भी होगा थीटा। तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो प्रूव कर लीजिए, या कभी किसी अलग लेक्चर में मैं आपको प्रूव करके भी दे दूंगा, या अलग मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। छोटा सा प्रूफ है, मैं पर टाइम पास नहीं करना चाहता। ओके, अब देखिए, अब ये जो सिचुएशन थी सर, वो सिचुएशन ऐसी थी, यहीं पर मैं इसी को यूज कर लेता हूँ कि नीचे मेरा लग रहा था mg और परपेंडिकुलर टू द सरफेस मेरा लग रहा था नॉर्मल। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। वैसे चिराग कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब यार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू थ्री अप्रोचेस, और मेरे साथ आराम से देखिए, आराम से समझिए, क्योंकि ये सारी अप्रोचेस हम धीरे धीरे
यूज करने वाले हैं। जब यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो अभी से समझ लीजिए। ये mg नीचे, ये नॉर्मल ऊपर। नाउ वन ऑफ द अप्रोच दैट आई कैन हैव इज कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं ऐसे रख देता हूँ। रेवंत जी बात समझ आई? जी सर। एंड द सेकंड अप्रोच दैट आई कैन हैव इज कि मैं अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ऐसे रख देता हूँ। आप इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? रेवंत जी डिफरेंस समझ आ रहा है? जी सर। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है माय फ्रेंड्स, इसमें ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो अगर मैं ये ब्लू वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करता हूँ, ब्लू वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करता हूँ, तो व्हाट आई कैन डू इज माय फ्रेंड्स, मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है। तो ये वाला जो mg है, ये वाला जो mg है, उसकी रेजोल्यूशन करके आई कैन हैव टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट हो सकता है ऐसा और एक कंपोनेंट हो सकता है ऐसा। रेवंत जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। mg sin थीटा होगा, ये जो कंपोनेंट है mg cos थीटा होगा। सो जस्ट टू मार्क कि ये कंपोनेंट्स हैं, मैं इसको थोड़ा ऐसे ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ, mg sin थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इसको मैं बोल देता हूँ mg cos थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। चिराग जी को डाउट है? नहीं सर। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये अब आप जमीन पे या जो वेइंग मशीन आपके पास पड़ी होगी उस पे ये वाली फोर्स से आप उसको पुश कर रहे होंगे, हाँ या ना? सॉरी मैं रिपीट कर सकते हैं? जी जी, 2 मिनट। एक सेकंड यार, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। mg दिख रहा है ना? mg, ये mg नीचे की तरफ, या मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी यार। तो बस वो कंफ्यूज ना करें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये मेरा mg है। ये mg जो था इसके मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए, एक mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बेसिकली आपका जो वेट है उसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट तो इस साइड है और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर है। फर्दर व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पर अगर कोई वेइंग मशीन पड़ी होगी, चलिए वेइंग मशीन को रख ही देता है। यहाँ पर अगर मैं कोई वेइंग मशीन रखता हूँ, ये मेरी वेइंग मशीन है, तो उस वेइंग मशीन पे आप mg cos थीटा से प्रेस कर रहे होंगे। सर मेरी बात समझ आई या नहीं है? ये ये mg sin थीटा से आप उसको प्रेस कर रहे हो, और जो mg cos थीटा से आप प्रेस कर रहे हो, और वेइंग मशीन जो आपको रिएक्शन दे रही है, जो नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, वो ये दे रही है। सर डाउट है? रेहान जी आप कंफ्यूज हो रहे हो और बात नहीं कर रहे। नहीं सर, समझ रहे। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, समझा सर। हाँ नहीं बराबर। अब बात रह जाती है mg sin थीटा की। किसकी बात रह जाती है? mg sin थीटा की। ये mg sin थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, मेरी बात समझ में नहीं आई? नहीं नहीं तो सर। समझ आए सर। हुसैन जी इसको देखिए, ये फिगर देखिए तो आप समझ जाएंगे। ये बॉल है, ये बॉल है, ये स्टील बॉल है ऑन अ स्टील सरफेस। हाँ हाँ हाँ। तो अब चिराग जी गुस्सा कर जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस बोल देते हैं। सो आई एम इग्नोरिंग इट। चिराग जी ठीक है? यस सर।
अब देखिए ये जो स्टील बॉल है ये नीचे की तरफ जा रही है mg, रिएक्शन इसको जो ग्राउंड का आ रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड का आ रहा है वो आ रहा है n। एन। mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा तो नॉर्मल को बैलेंस कर लेता है, बट ये जो mg sin थीटा है ये वेला है, यस इसको हाँ सर समझा। इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, ये वेला है। रेवांगी नहीं समझ में आया? सर आपने ये इसका वो यूजीन का ये भेजा था वीडियो। जी सर। गुरुजी वीडियो तो मैं बहुत भेजता हूँ, तो आप देखते हो डिलीट कर देते हो, वो मुझे सर देखता हूँ सर। यार क्या है, मैं तो वेला हूँ, मेरे पास तो यही काम है, आप बिजी लोग हो। ये जो mg sin थीटा है यार ये बैलेंस नहीं हो रहा। हाँ सर समझा। तो मिस्टर हुसैन ये mg sin थीटा क्या करेगा बॉल को? सर मतलब आगे लेके जाएंगे। शाबाश, ये बॉल को ये बॉल को ये बॉल को ये साइड ले जाएगा। नहीं समझ में आया मिस्टर? समझा सर। ओके, अब एक दूसरा केस ले लीजिए तो आपको और बढ़िया लगेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो फ्रिक्शन की भी काफ़ी, फ्रिक्शन का जो फंडा है वो भी बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। अब ये जो स्टील बॉल थी इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे? इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ रबर बॉल से। रबर बॉल से। और ये जो सरफेस है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, राजी किससे रिप्लेस करें? सर वुड सरफेस। वुड से कर लेता है, वुडन सरफेस से कर लेता है। एंड लेट अस अज्यूम, मतलब थोड़ा सा दिमाग, आप भी मेरी बात मानेंगे कि अगर ये थीटा छोटा होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, मतलब 10 डिग्री के आसपास होगा, 10 से 15 डिग्री के आसपास होगा, रेवान जी डू यू अग्री कि ये बॉल नीचे नहीं आएगी? डू यू अग्री? यस सर। हुसैन जी क्यों? सर लेकिन अगर क्योंकि- बॉल है तो वो रोल होके जा सकती है ना। सर मैं आपकी बात समझ गया, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो एंगल है ना उसको छोटा कर लीजिए। अगर आपको 10 और 15 डिग्री से प्रॉब्लम है तो मैं और छोटा कर देता हूँ, चलिए ओके सर। 5 डिग्री कर दूं? यस सर। या अगर आपको मतलब नफरत है कि नहीं ये तो बॉल नीचे आएगी, तो दिमाग पे जोर मत डालिए, ये लो। अब मैंने क्या किया, रबर ब्लॉक, वुडन फ्लोर, दस डिग्री एंगल। अब ये नीचे तो नहीं आने वाला, नहीं नहीं समझना? सर। अब ठीक है, अब नहीं शांति। अब तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। देखिए देखिए, ये रबर बॉल की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि मुझे रबर बॉल तो दिखती नहीं ना, मुझे तो पॉइंट दिखता है। नहीं समझ में आया? यस सर। मैं तो पॉइंट लेता हूँ, मैं तो ये लेता ही नहीं, मैं बड़ा ऑब्जेक्ट तो लेता ही नहीं, मैं तो पॉइंट लेता हूँ हमेशा, ये ऐसा पॉइंट लेता हूँ। वो थोड़ा सा इमेजिनेशन लाने के लिए। रेवान जी यहाँ तक समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हैं? समझ आ रहा है सर। तो डू यू अग्री? चलिए अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसको बॉल ले लीजिए या बॉक्स ले लीजिए या जो भी। डू यू अग्री मिस्टर हुसैन कि ये mg sin थीटा जो है, अच्छा जो भी अब आपने लिया, जो भी हिसाब किताब आपने किया उसमें ये जो है इट विल रिमेन स्टैटिक? डू यू अग्री? हाँ सर। रिमेन स्टेशनरी? चिराजी डू यू अग्री? यस सर। अबाजी डू यू अग्री? Yes, sir. इफ यू अग्री कि ये स्टैटिक है या स्टेशनरी है, आई होप यू अग्री कि सर अब ये जो mg sin थीटा है इसकी मम्मी आ गई है जो इसको अपोज कर रही है। नहीं समझ में आ रहा? हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। यार आप ही ने बात की थी ना कि स्टील बॉल थी, स्टील सरफेस था, तब तो ये नीचे भागा था। किसकी वजह से भागा था? mg sin थीटा की वजह से भागा था। अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया हाई फ्रिक्शन से,
मैं फ्रिक्शन बोल दिया, बोलना नहीं चाहता था, हाई फ्रिक्शन सर्कमस्टांसेस में। तो अब देयर इज अ फोर्स व्हिच इज अपोजिंग दिस व्हिच इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं समझ हाँ में आया? समझा क्या सर। सर? राउंडी, डू यू एग्री? यस सर। तो अब इसकी मम्मी जो है वो इसको हिलने नहीं देगी, वो बोलेगी नहीं बेटा तुम हिल नहीं सकते, यहीं पर रहोगे। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अच्छा, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो एक फीलिंग लेवल पे आपको समझ आ जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इस mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है। नहीं समझ में आ रहा? समझा। बट सारे समझदार बच्चे हो, ये mg तो चेंज नहीं होने वाला। बट अगर हाँ आप सर। बट अगर आपका भाई आया और उसने इस थीटा को चेंज कर दिया, मतलब प्लेन को ऊपर की तरफ कर दिया, नहीं समझ में आया? तो ये जो साइन थीटा है वो इंक्रीज हो गया। यस हाँ सर। सर। अब जो आपकी मम्मी जो आपको अपोज कर रही थी, अब आप हाथ से निकल चुके हो, आप मम्मी की बात ही नहीं सुनना चाहते। तो मम्मी की तो एफ एक, एफ भी कांस्टेंट ही रहेगा ना आई एम सॉरी सर? एफ भी कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा, mg कांस्टेंट है, सर? एफ ना। वही आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको धीरे धीरे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एकदम जंप नहीं मार रहा। ये देख लीजिए, ऐसे ये सिचुएशन, ये सिचुएशन है। मैं डायरेक्ट जंप इसलिए नहीं मार रहा ताकि आपको लोगों को तकलीफ ना हो। आपके पास ये प्लेन थी, ये प्लेन थी, अब ये प्लेन को धीरे धीरे आप ऊपर कर रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है मिस्टर यौन के नहीं समझ आ रही? समझ रहे सर। ये यहां तक आपकी मम्मी आपको रोक लेगी, यहां तक रोक लेगी, यहां तक रोक लेगी। लेट अस अज्यूम यहां तक आपकी मम्मी रोक लेती है, आपको रोक लेती है, मतलब यहां तक भी आप स्टैटिक है। नीचे, हाँ स्टेशनरी रहते हो, आप स्टैटिक रहते हो। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इक्वेशन आपके पास क्या है? F इज इक्वल टू mg sin थीटा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये तो यार चेंज नहीं होने वाला। थीटा के साथ चेंज कौन होता है? ये चेंज होता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ बढ़ रहा है, बट एक लिमिट के बाद जो एफ है वो बोलता है यार अब मैं नहीं तुझे रोक सकता, अब तो तू नीचे भाग जा। नहीं समझ में आ? हाँ सर। हुसैन जी, डू यू अग्री? हाँ सर। हाँ सर। रेवान जी, डू यू अग्री? यस सर। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर विल कम अ लेवल, देयर विल कम अ लेवल कि लेट अस अज्यूम इस लेवल के बाद आप नीचे रोल करना शुरू कर देते हो, और जब ये अब इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट एज इफ कि द फ्रिक्शन हैज वैनिश्ड। रेवान जी, मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा तो यस। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी जो रबर बॉल है ऑन द वुडन प्लैंक, ऐसा तो नहीं है कि जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो गई है। बट यस वी कैन से कि अगर एक रफ ग्राफ सा बनाया जाए तो फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, मैक्सिमम जाती है एक लेवल पे, डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। रेवान जी, नहीं समझ में आ? समझा सर। हुसैन जी, नहीं समझ में समझा सर। समझा। आ? चिराग जी, कोई डाउट है? तो ये डिक्रीज का पार्ट नहीं समझ आ रहा। ओके, डू यू अग्री कि फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी? यस सर। अब्बाजी, डू यू अग्री? यस सर। जब ये रोल होनी शुरू हो गई है, कैन यू से कि फ्रिक्शन जीरो हो गई है? यस। नहीं सर, एक फ्रिक्शन तो अभी भी हो। होएगा होएगा सर। फ्रिक्शन तो अभी भी रहेगी। यस नहीं सर। समझ में आया? हाँ सर। यार आपकी गाड़ी चल रही है, सड़क पे आपकी कार चल रही है, हॉरिजॉन्टल सड़क पे आपकी गाड़ी चल रही है, आप 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो गाड़ी थोड़ी देर चलेगी फिर रुक जाती है, इट स्टॉप्स। व्हाई? मिस्टर चिराग, व्हाई? तो फ्रिक्शन क्या है सर? फ्रिक्शन की वजह से ना। तो फ्रिक्शन
ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन जीरो होगी, Yes, ये sir. फ्रिक्शन जीरो तो नहीं हो सकती यार। तो ये फ्रिक्शन अपने ये नॉर्मल लेवल से ऊपर कैसे जाती है सर? आई एम सॉरी फिर से पूछिए। सर वो नॉर्मल लेवल से ऊपर कैसे जाती है फ्रिक्शन? ऊपर यार, वो ऊपर जाती है मतलब उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक वो जाती है और फिर वो नीचे आ जाती है, जिसको आपकी किताब वाले बोलते हैं कि दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। नहीं समझ में आ रहा? ओके सर, समझा। यस सर। अरे यार बड़ा सिंपल है, इसमें भी कुछ ज्यादा हो आइतोबा की बात नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, अ, वो भी यूजुअली जब मैं टॉपिक कराता हूँ तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आपके लिविंग रूम में ये डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, चिराग जी पड़ा हुआ है। यस सर। चिराग जी इसको पुश कीजिए। जब इसको पुश करेंगे ना, जैसे जैसे आप पुश कर रहे हैं, आपकी जो अपोजिंग फोर्स है वो आपको अपोज कर रही है, बट यस देयर सर। विल कम अ लेवल, देयर विल कम अ पॉइंट जहां ही मूव करना शुरू कर देता यस सर। है। जब वो मूव करना शुरू कर देता है, यू वुड हैव रियलाइज कि अब आपको जो फोर्स है वो कम लगानी पड़ती है। नहीं समझ में आया? ओके, यस सर, समझ आया सर। ठीक। as soon as वो मूवमेंट में तो कम जैसे ही फोर्स। वो मूवमेंट में आता है, वो जो अपोज है, जो अपोजिशन है वो कम हो जाती है। यस सर। जैन जी डाउट है? नहीं सर। अरे यार ये क्या नाम है इसका, मिस्टर चिराग जो है यूएस में गए, यूएस जाके मिस्टर चिराग आप क्या बन गए? मिस्टर क्रैक। अब मिस्टर क्रैक को एक ब्लॉन्ड पसंद आ गई, नहीं समझ में आया। अब मम्मी शोर मचा रही है कि बेटा घर वापस आओ और शादी करो। अब जो क्रैक है वो बाज नहीं आ रहा, तो मम्मी रोज शोर मचाएगी ना। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। बाद में क्रैक बोलता है कि मम्मी मेरा तो एक बालक भी हो गया। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो मम्मी अब शोर मचाना बंद कर देगी, बट चुप हो जाएगी क्या? आपको क्या लगता है, मम्मी चुप हो जाएगी? नहीं सर। नहीं, बट एक मैक्सिमम वैल्यू तक शोर मचाएगी। एक एक, हम्म। एक मैक्सिमम वैल्यू तक शोर मचाएगी। दैट डजंट मीन कि उसके बाद वो खुश हो जाएगी, जब भी ब्लॉन्ड आएगी कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हम्म। बोलना बंद तो नहीं होगा। यस सर। सर नहीं समझ में आ रहा? हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, समझा। यार ये जो है ना, ये आपका क्लास 11th का, क्लास 11th में आप इसको एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आपने शायद कॉलेज में किया भी होगा। सर किया है ये। क्या ना, सर प्रैक्टिकल्स में था ये। प्रैक्टिकल में आता है। आबाजी किया था आपने? तो हाँ, शायद क्योंकि लास्ट 2-3 प्रैक्टिकल्स तो हुए नहीं थे इसके लिए, तो उसमें वो अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप चिंता मत कीजिए, वो यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, एक वो बड़ा अच्छा प्यारा सा वो भी है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उससे खेलते रहिए तो उसमें समझ आ जाएगा। रेवंत जी मेरी बात समझ आ रही नहीं यार? जी सर, समझ आ रही है। रेवंत जी आपका डाउट कुछ और था, और वो लेक्चर के एंड तक हम डाउट तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि एक तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दो तरह की फ्रिक्शन की। एक जो फ्रिक्शन चल रही है वो कौन सी फ्रिक्शन चल रही है, जिसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी जो फ्रिक्शन है वो उसको बोला जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और फ्रिक्शन जो रहेगी वो रहेगी रोलिंग फ्रिक्शन। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो अभी मोशन में नहीं आई है। अगर किसी सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, तो कहने का मतलब आपकी बॉडी जो है वो मोशन में आ चुकी है। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अगर चिराग जी की मम्मी मैक्सिमम शोर मचा रही है, चीख चीख के शोर मचा रही है, तो कहने का मतलब अभी क्रैक की शादी नहीं हुई। बट अगर चिराग मदर हैज स्टार्टेड मर्मरिंग, तो कहने का मतलब शादी तो हो चुकी है, जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। नहीं समझ में आया?
चिराग जी डाउट है? मिस्टर No, ग्राउंड sir. डाउट? मिस्टर ग्राउंड डाउट? नो सर। ये जो फंडा है ना यार, ये छोटा सा जो फंडा है वो काफी न्यूमेरिकल्स में लग जाता है, वो कभी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगनी शुरू होगी, कहने का मतलब बॉडी मोशन में, या आप ऐसे बोल लीजिए कि अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगती। सर डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। इसकी इक्वेशन मैं जान के इग्नोर कर रहा हूँ, और इसके न्यूमेरिकल्स भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, बट आज मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आज सिर्फ फीलिंग लेवल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बात चली थी यहां से, बात चली थी यहां से कि ये जो mg था, ये जो mg था, इसके दो टुकड़े हुए थे। एक हुआ था mg cos थीटा और दूसरा हुआ था mg sin थीटा। और हमें जो इंक्लाइंड प्लेन पे जो मोशन दे रहा है माय फ्रेंड्स, मोशन दे रहा है mg sin थीटा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डू यू एग्री? हाँ सर। और दूसरा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, दूसरा जो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो ऐसा एक फ्रेम है जो अभी तक हमारी वेट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम में इसका एनालिसिस करते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, तो मेरी बात समझिए, तो mg तो डायरेक्ट नीचे चल रहा है, इसका तो रेजोल्यूशन होने नहीं वाला। अब रेजोल्यूशन किसका होगा? n का। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे सर। जैनी डू यू अग्री? हाँ सर। तो रेजोल्यूशन किसका होगा? रेजोल्यूशन अब किसका होगा? जब हमारा फ्रेम ही टेढ़ा था, यही जब टेढ़ा लगा था, तो नॉर्मल का तो रेजोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि वो तो बोलता है कि यार मैं वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा क्या रेजोल्यूशन कर लोगे? आपने अगर रेजोल्यूशन करना है तो mg का करो। अगर अब आपने फ्रेम ही ऐसा कर दिया, हॉरिजॉन्टल फ्रेम कर दिया, तो mg कहेगा कि सर मेरा, मैं तो डायरेक्टली नीचे पॉइंट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा क्या है? आप रेजोल्यूशन करोगे, आप इस नॉर्मल का रेजोल्यूशन करो। आपको लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ रहा है सर। रेवान जी डर लग रहा है तो पूछिए। नहीं सर, समझ रहा है। अब्बास जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि mg तो बोल चुका है कि सर आपने मुझे नीचे की तरफ बोला है, मैं नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ, तो सर मेरा क्या रेजोल्यूशन करोगे आप? अब आप बात करो इससे, नॉर्मल से आप बात करो। अब नॉर्मल, अब आप नॉर्मल के दो टुकड़े कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसा है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है? थीटा है। अब नॉर्मल के अगर दो टुकड़े करोगे, तो एक तो नॉर्मल यहाँ ऊपर n cos थीटा, और दूसरा ये इस साइड जो कि है n sin थीटा। नहीं समझ में आया? समझा सर। हुसैन जी डाउट है? नहीं सर, समझा। रेवान जी डाउट है? समझा सर। ओके, फाइनली अब आप मेरे से ये पूछोगे, सर दिमाग खराब कर रहे हो बाई गॉड, कभी इसका रेजोल्यूशन करते हो, कभी उसका रेजोल्यूशन करते हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? तो समझ लीजिए क्यों कर रहा हूँ ऐसे। आप जो एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस आप कर रहे हो फ्रिक्शनल फोर्स का, मतलब जो मूवमेंट हो रही है, जो मोशन हो रही है, वो इस प्लेन में हो रही है, तो रेजोल्यूशन होगा। तो हम इंटरेस्टेड हैं ऑन अ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। इसलिए आपने एक हिस्सा कर दिया mg cos थीटा, दूसरा हिस्सा कर दिया mg sin थीटा, और नॉर्मल बेचारा चुपचाप यहां पर बैठा हुआ है। मेरी बात समझ आई? ये जो नॉर्मल है,
वो इसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, और ये mg sin थीटा जो है, या तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है, या अगर कोई पूछेगा भी तो इसको फ्रिक्शन पूछेगी कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं समझ में आया। समझा। अच्छा, अब दूसरा जो आप कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझिए, क्यों सारी जो चीजें कर रहा हूँ आपके सिलेबस के हिसाब से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ कि चलो यार एक लेट अस डू सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि देयर इज अ कार, देयर इज अ कार, ये कार के टायर है, और जो कार है वो आपकी तरफ आ रही है। अभी जो कार है ये बैंक्ड रोड पे है, नहीं समझ में आया? हुसैन जी बात नहीं समझ आई? समझा सर, समझा। यार फोटो दिखा देता हूँ यार, चिंता मत कीजिए। स्क्रीन दिख रही है आपको सर? यस सर। यस। दिख रहा है एकदम, स्विस रोड दिख रही है, ये बैंकिंग दिख रही है आपको रेवान जी? ये यस सर। हुसैन जी दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं सर बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। तो आपके सिलेबस में एनालिसिस होता है बैंक्ड रोड का। अब जब बैंक्ड रोड है सर, तो ये हमारी एक बदी सी कार है जो हमारी तरफ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो ये हमारी तरफ आउटसाइड द आउट ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन, आउट ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन। या जब मुझे इसका एनालिसिस करना है तो देखिए, इसका एनालिसिस में आपने और मैंने सर्कुलर मोशन में बहुत घास खाया है, तो इसका एनालिसिस मुझे करना है। तो एक फोर्स लग रही है मेरी नीचे, नॉर्मल तो वैसे की वैसी चलेगी ऊपर। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि ये जो बैंकिंग है ना यार, वो ऐसी सर्कुलर है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है। रेवंत जी समझ पा रहे हैं? जी सर। सर्कुलर ट्रैक है, जैसे आपका उसमें होता है ना, वो रेसिंग कार्स में होता है, रेसिंग कार्स में होता है, क्या बोलते हो उसका, ग्रां प्री। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो अब अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो इस केस में जब ये सर्कुलर मोशन में चलेगी तो यार मुझे चाहिए होगी एक, क्या बोलते हैं इसको हुसैन जी? सर एक फोर्स, मतलब जो बाहर की तरफ। राजी क्या बोलते हैं इसको? सर पता से समझा नहीं है आपका क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल। नहीं समझ में हाँ आया? सर समझ रहा समझा सर। अरे कोई मुझे फोर्स चाहिए ना यार, कोई फोर्स चाहिए यस ना सर। जो मुझे सर्कल में घुमाए। अब अगर मुझे एनालिसिस करना है ऐसा, तो mg तो देख रही है नीचे, mg कहती है यार मेरी तरफ मत देखो, मैं तो कुछ नहीं कर रही। तो कौन करेगा? ये जो हमारा जो नॉर्मल है, तो हम अगर अपना ये वाला फ्रेमवर्क लेते हैं, ये वाला फ्रेमवर्क, कौन सा वाला फ्रेमवर्क? ये वाला फ्रेमवर्क याद आया आपको? ये वाला फ्रेमवर्क, ये वाले फ्रेमवर्क को लेके मैं अपनी कार का एनालिसिस कर सकता हूं जो कि बैंड रोड पे ऐसे घूम रही है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरा जो n होगा उसके दो कंपोनेंट करूंगा, एक करूंगा n cos थीटा और एक करूंगा n sin थीटा। और फिर मैं ये बोलूंगा कि सर ये जो n sin थीटा है ना, ये करा रहा है आपकी सर्कुलर मोशन। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा सर। समझा सर। बाजी डाउट है? और एक मिनट लास्ट में रिपीट कर सकते हो? ओके सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं दो तरह के एनालिसिस करना चाहता हूँ। एक एनालिसिस जो करना चाहता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन पे मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। जब मैं इंक्लाइंड प्लेन का एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा बात समझिए, तो ये आपका रैंप है, ये आपका रैंप है, ये आपका रैंप है, ये रैंप एंगल थीटा पे है। आप जो मोशन एनालिसिस करना चाहते हो किस प्लेन में करना चाहते हो? किस प्लेन में, मतलब रैंप की प्लेन में आप
एनालिसिस करना चाहते हो इस प्लेन में, जब आप इस प्लेन में एनालिसिस करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, ये जो आपका mg है इसके दो हिस्से कर देते हो, mg cos थीटा और mg sin थीटा। बट जब आप सर्कुलर मोशन के बारे में बात करना चाहते हो तो आप क्या कर देते हो, आपकी जो नॉर्मल है उसके आप दो हिस्से कर देते हो, n cos थीटा और n sin थीटा। और ये जो n sin थीटा है, इस केस में जो इंक्लाइंड प्लेन पे जो मोशन हो रही थी उसमें आपने जिम्मेदार रखा था mg sin थीटा को। अब जब सर्कुलर मोशन हो रही है उसमें आप एक तो जिम्मेदार रखते हो इसको n sin थीटा को। बाजी नहीं समझ में आया? बाजी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो दूसरा एक और कंपोनेंट होगा, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट होगा, वो मैं ज्यादा कचरा नहीं कर रहा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज की आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर फॉर अ बेसिक क्वेश्चन कि एज पर द एनालिसिस आई एम डूइंग, मैं जो रेजोल्यूशन कर सकता हूं वेक्टर्स की वो इस प्लेन पे कर सकता हूं या इस प्लेन पे कर सकता हूं। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। द बेसिक थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज, वो मैं हमेशा ये करूंगा कि ये मेरा कोई वेक्टर v होगा, मैं इसको अब f नहीं लिखता और दिमाग खराब होगा, मैं इसको वेक्टर v लिख देता हूं। एज लॉन्ग एज आई हैव अ वेक्टर which is at an angle theta, I can resolve it into v cos theta and v sin theta. Do you agree or not? राहुल, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो जरा कोई डाउट है? नहीं सर। अबाजी को डाउट है? अबाजी को डाउट है? हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, समझा। तो हम जब रेजोल्यूशन करेंगे तो कई बार हम जैसे फ्रिक्शन वाला, जो प्योर फ्रिक्शन वाला, हम जब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, ये वाले आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो एटलीस्ट इन द फर्स्ट स्टेज में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो आप जब इंक्लाइंड प्लेन में जैसे आप कॉलेज में आपका जब ये एक्सपेरिमेंट होगा, जो प्रैक्टिकल होगा क्लास 11th का, इसमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें यहाँ पर ब्लॉक रख देते हैं। फिराज जी कैसे किया था आपने एक्सपेरिमेंट? सर हमने एक पहले वुड का प्लैंक लिया, जी फिर पहले उस पर डिफरेंट मटेरियल, उनमें सर उन्होंने एक मेटल ब्लॉक दिया, एक और अनदर वुड ब्लॉक दिया, फिर उन्होंने इरेजर रखने बोला, फिर उन्होंने एक बॉल भी दिया था स्मॉल। जी एक एक करके बॉल रखना था एक पॉइंट पे, और यस फिर दूसरे प्लैंक को साइड में से लिफ्ट करना था। यस। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर, हाँ समझा। तो यहाँ पर आप डिफरेंट सब्सटेंसेस रखोगे, ये जो प्लैंक है इसका एंगल चेंज करोगे। तो अब आप ये वाला जो एनालिसिस आप करोगे, तो आप क्या करोगे, सर ये मेरा mg है नीचे, ये मेरा नॉर्मल है ऊपर, mg के दो हिस्से कर दिए, एक है mg cos थीटा। चिराग जी यही किया था आपने? सर हमने इसका ये जो था ये सिर्फ एक्टिविटी था, फुल हाँ। एक्सपेरिमेंट नहीं था, तो इन्होंने इस वाले में ये कैलकुलेशन नहीं किया आपने? कैलकुलेशन नहीं की? नहीं सर। अच्छा ठीक। तो ठीक है, वो हम करेंगे, मतलब 70-80% तो हम कर चुके हैं। वो बेसिक उसमें इक्वेशन डालनी है, इक्वेशन भी किसकी डालनी है, ये फ्रिक्शन की इक्वेशन डालनी है, वो छोटी सी इक्वेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डाल के 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो जब मैं ये फ्रिक्शन का एनालिसिस कर रहा हूं, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, mg के दो हिस्से कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर ये जो n वाला जो हिस्सा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस गेट्स बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, और ये वाला जो हिस्सा है सर, ये जो mg sin थीटा वाला हिस्सा है ना, दिस इज रिलेटेड टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का फिर मैं कोई फॉर्मूला डालता हूँ और इसका एनालिसिस करता हूँ। तो एक एनालिसिस तो ये है। दूसरा एनालिसिस ये है माय फ्रेंड्स कि
अब क्या हो जाता है, अब मेरे पास कार है, कार है, ये आउट ऑफ द लैपटॉप आ रही है, ये इसके दो वाइपर लगे हुए हैं, जी दिख रही है ना कार? अच्छा, हाँ जब सर ये कार का एनालिसिस करना है जो कि बैंक्ड रोड पे है, अब फिर से इसका एनालिसिस करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में ग्रां प्री में मूव कर रही है, इसका एनालिसिस करने के लिए मुझे ये साइड पे, ये साइड पे, ये साइड पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि इसको सर्कल में घुमाएगी, जो कि इक्वल है mv² बाय r के। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा तो सर। समझ आया। तो ये जो mv² बाय r है, अब मैं देखता हूँ यार कौन मुझे mv² बाय r देता है। mg जो है वो तो नीचे की तरफ देख रहा है, mg तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो मुझे शक होता है इस पे, ये नॉर्मल पे। तो मैं अपना जो फ्रेमवर्क है वो लगाता हूँ ऐसे, और फिर मैं बोलता हूँ, चलिए मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो n है ना माय फ्रेंड्स, ये n के दो हिस्से हो रहे हैं, एक हो रहा है n cos थीटा और एक हो रहा है n sin थीटा। नहीं समझ में आया? समझा तो सर। समझ आया सर। ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा है। क्यों थीटा है मैंने आपको बता दिया और बोल दिया कि एक्सेप्ट कर लो। क्यों एक्सेप्ट करो? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। भाई समझ आ रहा है नहीं है? सर समझ आया सर। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके इसके और इसके बीच में एंगल थीटा है। सिमिलरली इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो अब मैं जो एनालिसिस करूंगा वो, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, ये मेरा, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सिस है, और फिर मैं बोल देता हूँ चलिए ये मेरा रेडियस है, ये मेरा, ये रेडियस है, ये मेरा रेडियस है। तो मेरी जो कार है वो इस रेडियस में घूम रही है। नहीं समझ में आ रहा? रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ऑफ कोर्स ये जो n sin थीटा है, ये जो n sin थीटा है, इसमें गाड़ी घूम रही है। ऑफ कोर्स अब मैं फिर क्या कर सकता हूँ, अब ये बीच में मैं फ्रिक्शन भी लेके आ सकता हूँ। जो फ्रिक्शन लगती है वो इस साइड लगती है। अब फ्रिक्शन में भी थोड़ा ऐसा है कि फ्रिक्शन के बारे में दो चीजें याद रख लीजिए, एक्चुअली लिख लीजिए, भूलिए मत। एक तो जो फ्रिक्शन है, इम्पेंडिंग मोशन, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करती है, को अपोज करेगी। इसका मतलब क्या, मैं अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। इम्पेंडिंग मशीन मोशन को अपोज करेगी, और दूसरा अगेंस्ट रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन वाला फंडा अभी नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस्ड है तो अभी नहीं इसको डिस्कस करेंगे। ये सिंपल फंडा है, इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगी। इम्पेंडिंग मोशन मतलब जो होने वाली है। क्या मतलब कि अगर ये बॉल है और ये नीचे की तरफ गिरने वाली है तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी? इस साइड। उसे नहीं समझ में आया? समझा सर। और ये जो बॉल है ये अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? ये साइड। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो फ्रिक्शन के बारे में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 3 चीजें लिख लीजिए। 3A लिख लीजिए, चलिए एक 3B भी है, वो भी अभी बात नहीं करेंगे। 3A है कि आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है
और काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक है जब तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कब है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मोबाइल हो चुका है। अब बात ये नहीं समझ में आ रहा। समझा। और आपको ये भी समझा दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है बेसिकली। चलिए ये समझ लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। चिराग जी, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। तो ये सब तामझाम इसलिए शुरू हो गया क्योंकि आपकी ये जो गाड़ी है, हो सकता है कि ये नीचे की तरफ, हो सकता है ये नीचे की तरफ, मतलब जो मैं अब बोल रहा हूँ वो अगर ना भी समझाए तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये mv²/r ज्यादा ना हुआ तो ये नीचे की तरफ फिसलेगी। अगर नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगी तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको सपोर्ट करेगी ऐसे, और अगर इसका mv²/r ज्यादा हुआ तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ आया सर। अब आज कंफ्यूज है? नहीं सर। ध्यान जी, ये लास्ट चीज अगर नहीं समझ आई तो चलेगा, क्योंकि ये आपके 12th के सिलेबस में, आपकी 11th के सिलेबस में नहीं है। द पॉइंट इज, ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंपेंडिंग मोशन को अपोज करेगी। रेवान जी डाउट है? रेवान जी डाउट है? नहीं सर। तो अब आते हैं मिस्टर रेवान, लेक्चर के एंड में रेवान के डाउट पे। ओके, अब देखिए मिस्टर रेवान, ये जो आपका प्राणी है वो इस सर्कल में घूम रहा है। रेवान जी, डू यू एग्री? यस सर। ये जो प्राणी है बाहर की तरफ, अच्छा, हमारी जो आंख है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं सिचुएशन को। जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारे पे एक सूडो फोर्स लग रही है जो कि हमें बाहर की तरफ धकेल रही है। दूसरी हमें जो फोर्स लग रही है वो लग रही है mg, जो कि हमें सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींच रही है। रेवान जी समझ आ गया? जी सर। ओके, अब देखिए, अभी तक के भाषण के बाद शायद आपको ये समझ आ गया हो कि माय फ्रेंड, ये जो mv²/r है ना, अब इसके मैं दो हिस्से करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ? कलर चेंज कर देता हूँ इसका तो आपको अच्छा लगेगा। कैसे दो हिस्से करूंगा? मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे लगेगा। रेवान जी समझ आया? जी ये सर। मेरा एंगल थीटा, ये मेरा mv²/r। तो mv²r थीटा की तरफ टच करता mv²/r cos थीटा, और ये साइड पे जो लगा वो लगा mv²/r sin थीटा। रेवान जी डाउट है? नहीं सर। अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो 2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ स्पेस बना दूँ, 2 मिनट दीजिए। रेवान जी, ये डायग्राम समझ आया आपको? ये डायग्राम समझ आया आपको? जी सर। तो रेवान जी, मैंने कुछ नहीं किया, यही जो mg था ना, यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई करके ये जो mg पोर्शन है वो ये mg यहाँ पर लगा दिया। mv²/r का दो हिस्सा था, एक हिस्सा था mv/r cos थीटा और दूसरा हिस्सा था mv/r sin थीटा। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये mv/r cos थीटा, ये जो हिस्सा है वो mg को अपोज कर रहा है, इस साइड लग रहा है। रेवान जी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, नो डाउट। ओके, अब सर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और आपकी, आई होप जो आपका डाउट है वो मैं सॉल्व कर सकूं। देखिए सर, अगर मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और डाउट होगा तो प्लीज दोबारा से पूछ लीजिए। अगर मैं सर यहाँ पर ना एक वेइंग मशीन रखता हूँ, यहाँ पर एक ऐसे वेइंग मशीन रखता हूँ, ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन पे ये जो आदमी खड़ा है, वो नेट फोर्स जो वेइंग मशीन पे डालेगा ना, वो पता कितनी डालेगा? mg माइनस
mv² by r cos theta. रेवांजी, डू यू एग्री? Yes, sir. जब ये इस फोर्स से आदमी वेइंग मशीन को प्रेस करेगा तो रेवान जी, डू यू एग्री, जो वेइंग मशीन है वो भी उसको अपोज करेगी इसी फोर्स से इन दिस Yes, sir. डायरेक्शन. डू यू एग्री? Yes, sir. और मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड जिससे वो उसको अपोज करेगी, दिस इज कैप्चर्ड बाय द रीडिंग ऑन द वेइंग मशीन, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. नहीं समझ में आया? समझा सर. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, यही वाला नॉर्मल रिएक्शन है. ये देखो, जिसके बारे में हम पूरा लेक्चर लगा चुके हैं, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन. या हमने प्लेन सरफेस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन किया था. दिख नहीं रहा? बना लेते हैं. ये देखिए, ये आपका आदमी जो वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो mg से ये आदमी जो इस वेइंग मशीन को प्रेस करता है, तो जो वेइंग मशीन है उसको इसी फोर्स से वापस प्रेस कर रही है. नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. समझा सर. यही वो नॉर्मल रिएक्शन है. और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये मैं आपको लास्ट में बता रहा कि दिस इज कॉल्ड द अपरेंट वेट विच इज कैप्चर्ड बाय द वेइंग मशीन. नहीं समझ में आया? समझा सर. आपकी बुक में इसको ये देखिए मिस्टर राम, आपकी बुक में इसको ये mg डैश लिखा जा रहा है. रेवाजी, नहीं समझ में आया? समझा सर. जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे हैं. नॉर्मल रिएक्शन, और लास्ट लेक्चर में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन समझने के लिए इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप ये बोल दीजिए, एटलीस्ट मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे जल्दी समझ आ जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक वेइंग मशीन रख दी, तो वो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा. सर नहीं समझ में आया? समझा सर. इसीलिए जब हम ये वाला मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, या हम बॉडी को जिसको हमने इंक्लाइंड प्लेन में रख दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी यही वेइंग मशीन डाल दी थी. और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो रीडिंग है, ये अब वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, जो कि अगर पूरा लेक्चर आपको समझ आया है तो किसके इक्वल होगी मिस्टर चिराग? सुनाई नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन नहीं सुनाई. चिराग सोच चुके हैं. बहन जी, मेरा क्वेश्चन समझ आया नहीं है? सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा. हाँ जी, सारे सो चुके हो यार. ये आदमी खड़ा है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसका जो वेट है वो ये नीचे की तरफ है. अब जो वेइंग मशीन है वो हमारा ये नॉर्मल कैप्चर करने वाली है, और जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल होगा इस केस में? mg के. mg cos थीटा. So yes sir. अबे सो रहे हो सारे? हाँ सो रहे हैं हम सारे, है ना? इसके इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा. तो कहने का मतलब आप इस प्लेन को लेके, मतलब एंड इट मेक सेंस आल्सो कि अगर आपने प्लेन को ऐसा पूरा ऊपर सीधा कर दिया, ऐसे कर दिया 90 डिग्री, तो वेइंग मशीन पे रीडिंग क्या आएगी? 0. जैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर. रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर. अबाजी नहीं समझ में आया? समझा सर. तो यार ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल हमें काफी हेल्प करता है. मतलब, और तभी जब भी नॉर्मल आएगा तो मैं हमेशा वेइंग मशीन ले आता हूँ, क्योंकि वेइंग मशीन से थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी जल्दी आ जाती है. तो हमारी एक, क्या बोलते हैं उसको, जेंटल इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन भी होगी. फ्रिक्शन का हमें नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन की इक्वेशन डालेंगे, और फिर ये वाले जो केसेस हैं जिसमें कि ये जो आपका प्रैक्टिकल है, किसको समझेंगे?
और हमारे जो 12th वाले सज्जन हैं उनके साथ मुझे ये बैंकिंग ऑफ द रोड डिस्कस करनी पड़ेगी। अब बात समझ आ गई? हाँ